ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, आई थिंक वीडियो कट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये रैपिड ब्रिटिश एक्सपेंशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हम लोग वहाँ आज ये डिस्कस करेंगे 1805 से लेकर 1848 तक। ठीक है, तो इस दौरान ब्रिटिशर्स ने अपने पावर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश पावर का। बहुत सारे टेरिटरीज जो थे ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। क्लेमिंग पारामाउंटेसी, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्लेमिंग पारामाउंटेसी। पारामाउंटेसी यानी सबसे ऊंचा होना, पारामाउंट हम कहेंगे सुप्रीमेसी या लोगों को अपने अधीन करना। लॉर्ड हास्टिंग 1813 से 1823 वो गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने नई नई पॉलिसीज लेके आए जिससे कि ब्रिटिश पारामाउंटेसी ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को कायम किया जा सके। तो इस पॉलिसी से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कंपनी की अथॉरिटी यानी कंपनी का जो वर्चस्व था वो इंडियन स्टेट्स के ऊपर उन्होंने कायम किया और कंपनी को सर्वोच्च यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ। सर्वोच्च यानी वो पॉलिटिकल सुप्रीम पावर बन के उभरी और उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाया कि वो दूसरे इंडियन स्टेट्स को या तो एनेक्स कर ले, वो अपने कब्जे में कर ले, या फिर उनको ये भय दिखाया जाए कि अगर आप मेरे इंटरेस्ट में या मेरे हित के लिए काम नहीं करोगे तो आपके जो टेरिटरीज हैं उसको हम एनेक्स कर लेंगे, उसको अपने कब्जे में कर लेंगे। ये भय दिखाकर लॉर्ड हास्टिंग ने ये पारामाउंटेसी या सुप्रीमेसी को कायम करने की कोशिश की। तो ये जो पॉलिसी था ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था, एक्सपेंशनिस्ट इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश टेरिटरी बनाना इंडिया में, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर लाना या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लाना। हावेवर इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे राजा थे या फिर रानियाँ थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के पारामाउंटेसी को मानने से इनकार किया और उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने विद्रोह किया। जैसे इनमें रानी चन्नम्मा जो कित्तूर की रानी थी, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ शस्त्र उठाए। जो ब्रिटिश आर्मी उनके स्टेट को कब्जा करना चाहती थी और उन्होंने ये नॉन एक्सेप्टेंस पॉलिसी को दिखाया कि वो ब्रिटिशर्स को अपना सुप्रीम लीडर नहीं मान रही है, सुप्रीम पॉलिटिकल पावर नहीं मान रही है और उनके खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था। सबसे पहले रानी चन्नम्मा कित्तूर की उन्होंने विद्रोह का आरंभ किया। इसके बाद आता है अफगानिस्तान और सिंध, यानी अफगानिस्तान और सिंध पे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा किया। 1930 ने ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में या अफेयर्स में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया, दखलंदाजी शुरू की और उनको ये ऐसा लग रहा था कि रशिया, क्योंकि बहुत नज़दीक था उधर से, रशिया अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी वो एक्सपैंड करके एशिया और इंडिया में भी अफगानिस्तान के थ्रू आ सकता है, अटैक कर सकता है। रशिया भी उस वक्त बहुत ही पावरफुल था, तो उनको ऐसा लगा था कि रशिया जो है वो एशिया में अपना सुप्रीमेसी कायम करने के लिए इंडिया पे अटैक कर सकता है अफगानिस्तान के ज़रिए, अफगानिस्तान के थ्रू आकर। तो ये इनसिक्योरिटी, ये जो असुरक्षा की भावना थी, इसकी वजह से एंग्लो अफगान वॉर्स हुए। एंग्लो अफगान वॉर यानी अंग्रेज और अफगान के बीच में युद्ध हुआ 1838 से लेकर 1842 के बीच। अफगानिस्तान पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल तो कायम नहीं हो सका, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि अफगानिस्तान के तरफ से इनको बहुत ही कड़ा मुकाबला किया गया। ब्रिटिशर्स के साथ कड़ा मुकाबला अफगानों ने किया और इस वजह से अफगानिस्तान को उन्होंने अपने कब्जे में वो नहीं ले पाए, लेकिन सिंध को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया 1843 में। इसके बाद आता है पंजाब। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह ये राजा थे और जब तक ये राजा थे ये पंजाब को ब्रिटिशर्स से दूर रखा था इन्होंने, या ब्रिटिशर्स को पंजाब से उन्होंने दूर रखा था डिप्लोमेसी के तहत, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत कहिए, या स्ट्रॉन्ग आर्मी इनकी थी। महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद, उनके मरने के बाद पूरे प्रदेश में या पंजाब में ब्रिटिशर्स ने इंटरनल अफेयर्स में, वहाँ के जो इंटरनल अफेयर्स था या आंतरिक जो भी बातें थी उसमें उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और एक कैओटिक कंडीशन आ गया, यानी वहाँ उथल पुथल की स्थिति मच गई। और इसकी वजह से वहाँ 2 एंग्लो सिख वार हुए, यानी अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुआ 1845 से लेकर 1849 के बीच में। इसमें सिखों की हार हुई, यानी सिख हार गए और ब्रिटिशर्स जो थे डलहौजी के अंदर, लॉर्ड डलहौजी जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पंजाब को 1849 में अपने कब्जे में ले लिया। तो हमने अफगानिस्तान, सिंध, इनके बारे में पढ़ा। अब जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी की थी, हमने लॉर्ड वेलेस्ली की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जैसे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और डायरेक्ट वार, युद्ध से डराकर या फिर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में एंटर करवाकर ब्रिटिशर्स जो थे वो टेरिटरीज को हड़प रहे थे, यानी इंडियन किंगडम्स को अपने कब्जे में ले रहे थे। अब जो लॉर्ड डलहौजी आए थे, एक दूसरे गवर्नर जनरल थे, उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी पॉलिसी थोड़ी अलग थी। और उनकी पॉलिसी जिसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और क्या कहते हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके तहत मैंने बताया था आपको। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की तरह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था ताकि वो इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में कर सके। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जो भी डिपेंडेंट स्टेट था जो ब्रिटिशर्स के अंडर था, डिपेंडेंट स्टेट यानी जो ब्रिटिश स्टेट्स के अंडर था, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा अगर उस राजा को, यानी जो भी राजा रूल कर रहा है, जो डिपेंडेंट है यानी वो अधीन है ब्रिटिशर्स का, लेकिन राजा जो है वो प्रिंसली स्टेट्स रूल कर रहा है, तो अगर उस राजा को अपना नेचुरल मेल आयर यानी उसका अपना वंश नहीं हो या उसका उत्तराधिकारी उसका अपना नहीं हो, अपना पुत्र नहीं हो, तो वो सीधा वो राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। पहले क्या होता था भारत में कि अगर किसी को पुत्र नहीं होते थे तो वो अडॉप्ट करते थे, दत्तक इसको कहा जाता है, अडॉप्ट करना यानी गोद लेते थे अपने भाई के या फिर किसी के पुत्र को गोद लेकर वो राजा बनाते थे। लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया था, अडॉप्टेड चिल्ड्रन को गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता, यानी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था। अडॉप्टेड चिल्ड्रन यानी जिसको गोद लिया गया हो वैसे बच्चों को। और इसी के तहत उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इन किंगडम्स को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। सतारा को 1848 में लिया, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। इन सबको ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत ही अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध को कैसे कब्जे में लिया? अवध जो था वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, वो बहुत ज़्यादा वफादार थे अंग्रेजों के, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने मिस गवर्नेंस यानी माल एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या कहिए कि शासन कार्य व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रहा है, ये कारण देते हुए अवध को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसको गद्दी से हटा दिया गया और अवध को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो इसके बहुत आगे बहुत ख़राब परिणाम भी निकले, क्योंकि अवध ने जो 1857 का रिवोल्ट था, जो आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें अवध ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अदर स्टेट्स। इसके अलावा बहुत सारे और स्टेट्स को लॉर्ड डलहौजी ने अपने कब्जे में लिया। लॉर्ड डलहौजी सिक्किम के कुछ भाग 1850 में उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और क्या कारण दिया?
ये कारण दिया कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय जो वहाँ काम करते थे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है वहाँ के राजा का, इसलिए सिक्किम को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा निजाम ऑफ हैदराबाद, उनसे बिरार एक जगह है, उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि जो पैसे हैदराबाद के निज़ाम को देने थे ब्रिटिशर्स को, वो देने में नाकाम हो गए। इस वजह से उन्होंने विरार को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की कि वो कैसे इंडिया के अलग अलग राज्यों को वो लोग अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, यानी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहा अंग्रेज़ों का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो रियलाइज़ कर चुकी थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भारत से ले लेना है, जिससे कि वो भारत में अपने होल्ड को, अपनी पकड़ को और मजबूत कर सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इकोनॉमिक फ़ायदा उठाना है। और इसके लिए यहाँ एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, यानी कारगर एक शासन प्रणाली बनाना पड़ेगा या मजबूत करना पड़ेगा। ये ब्रिटिशर्स रियलाइज़ कर चुके थे या समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने टेरिटरीज़ को अलग अलग यूनिट्स में बांटा, अलग अलग यूनिट्स यानी अलग अलग भागों में बांटा, जिनको प्रेसिडेंसीज नाम दिए गए। जैसे कि हम आजकल स्टेट्स जानते हैं, उसी तरह पहले प्रेसिडेंसीज थे। पहले 3 प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई या बॉम्बे। यानी हम उस वक्त के अगर नाम को ले तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और ईच हर एक प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर रूल करता था, और सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, यानी जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर जनरल था। गवर्नर से भी ऊंचा पद था गवर्नर जनरल का। और वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। प्रेसिडेंसीज को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता, उसका विभाजन करके डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता, और डिस्ट्रिक्ट को की देखभाल के लिए कलेक्टर, यानी जो हम अभी डीएम कहते हैं, उस वक्त कलेक्टर कहा जाता था, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या और दायित्व क्या था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, वहाँ शासन प्रशासन को दुरुस्त रखे और रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्शन करे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम को, डे टू डे काम यानी रोज़मर्रा के काम के लिए को भी वो सुपरवाइज करता था, यानी उसकी भी देखरेख करता था। तो कलेक्टरेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में नया पावर हाउस या सेंटर ऑफ पावर बन के उभरा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंसीज को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, और वहाँ कलेक्ट्रेट जो था सेंटर ऑफ पावर यानी अहम एक केंद्र बना, या बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना पावर का, या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का कह सकते हैं। सिविल सर्विसेज ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। और कलेक्टर कौन बनते थे? जो ये सिविल सर्विसेज को पास करते थे उनको कलेक्टर बनाया जाता था। और ये सिविल सर्विसेज शुरू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ताकि वो इंडियन टेरिटरीज को, यानी जो भाग उन्होंने कब्जे में लिया है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रख सके। 1853 में सिविल सर्वेंट्स जो थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे, और ये एग्ज़ाम होता था लंदन में। लेकिन बाद में इसके पहले होता था कि कंपनी के डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते थे, यानी वो किसी न किसी को सिविल सर्वेंट बना देते थे या कलेक्टरेट बना देते थे। लेकिन बाद में सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्ज़ाम होने लगा 1853 में, और ये एग्ज़ाम लंदन में हुआ करता था। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो पहले इंडियन सिविल सर्विस को उन्होंने पास किया था। इंडियन सिविल सर्विस करने वाले सबसे पहले, पास करने वाले सबसे पहले इंडियन थे। कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए, यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कलेक्टर की मदद के लिए पुलिस महकमा का निर्माण किया गया, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया थानाज में।
अलग अलग थानाज में, और हर थाना का हेड जो है वो दरोगा हुआ करता था। टाउन और विलेजेस में कोतवाल और चौकीदार हुआ करते थे, और डिस्ट्रिक्ट का हेड जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस फोर्स का हेड हुआ करता था। सेम सिस्टम अभी भी चला आ रहा है। अभी भी हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो हेड है, और थानाज में विभाजन हुआ आता है, और थाना के जो हेड होते हैं वो दरोगा होते हैं। तीसरा था जुडिशियरी, यानी ये इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिशर्स का। जुडिशियरी क्या था? जुडिशियरी ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया और लोकल कस्टम्स पे जो ट्रेडिशंस थे उस पे पहले जस्टिस किया जाता था। यानी जो हमारी मान्यता थी, जैसे हिंदुओं में और मुस्लिम्स भी यहाँ थे, तो उनकी मान्यता अलग अलग थी, उनकी जस्टिस सिस्टम अलग अलग थे, तो उनके बेसिस पे ही जस्टिस या न्याय किया जाता था। यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक तरह का न्याय नहीं होता था। लेकिन 1772 से एक नया सिस्टम शुरू हुआ कोर्ट्स का। ये था क्रिमिनल कोर्ट या फौजदारी अदालत, और दूसरा था सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत में क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती थी, और दीवानी अदालत में ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स की सुनवाई की जाती थी। तो सिविल कोड को यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स प्रिसाइड करते थे, यानी उसके अध्यक्ष होते थे, और क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वो काजी या मुफ्ती द्वारा मैनेज किया जाता था। काजी और मुफ्ती को नियुक्त किया जाता, जो कि उस वक्त वो सुनवाई करते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये नया एक एक्ट आया जिसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया, और सदर निजामत जिसको कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील, और इसको एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना? 1773 में कलकत्ता में। और तो यूरोपियन जजेस के कन्वीनियंस के लिए, यानी उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 1775 में हिंदू लॉ और 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज को बनाया गया। यानी हिंदू लॉज क्या कहता है, हिंदू का कानून क्या है, और मुस्लिम्स के कानून क्या है, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके एक जगह इकट्ठा करके रखा गया। फाइनली 1883 में एक लॉ कमीशन का गठन हुआ जो इंडियन लॉज को कोडिफाई करे, यानी उसको बनाए, भारत के लिए कानून बनाए, और इसके ही तहत आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड बनाया गया। यानी जो अभी हम देखते हैं आईपीसी की धारा 302, 307 जो भी धारा है, ये कब बनी थी? ये 1883 में बनी थी, और समय के साथ इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, और ये अभी तक चल रहा है इंडियन पीनल कोड। लास्ट जो यूनिट हम पढ़ेंगे वो है आर्मी। आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि आर्मी के ही दम पे उन्होंने अपने एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को आगे लाए, यानी उन्होंने दूसरे प्रदेशों को, अलग अलग किंगडम्स को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। तो जो भी कब्जे में लिया गया टेरिटरी, उसको डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, या अपने ट्रेड की रक्षा के लिए, व्यापार की रक्षा के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, इन सब के लिए, या इंटरनल कोई रिबेलन हो रहा है, यानी कोई विद्रोह हो रहा है, आंतरिक विद्रोह ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको दबाने के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्रिटिश आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स भी थे, यानी जो यूरोप से आए थे, अंग्रेज सिपाही, और इंडियन सिपॉयज़। इंडियन सिपॉयज़ कहा जाता था, इसको सिपाही वर्ड से लिया गया, यानी इंडियन सोल्जर्स। लेकिन इंडियन सोल्जर्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ सूबेदार रैंक तक ही जा सकते थे, यानी इसके ऊपर उनका प्रमोशन बंद था। हर एक प्रेसिडेंसी में, यानी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अपनी एक इंडिपेंडेंट आर्मी हुआ करती थी, सबकी अपनी अपनी आर्मी थी। ब्रिटिशर्स जो थे वो पीसेंट्स को, यानी किसानों को सिपाही के रूप में उन्होंने यूरोपियन आर्मी में जगह दी और उनका ट्रेनिंग किया, यूरोपियन स्टाइल में उनकी ट्रेनिंग की गई। 1820 से कैवलरी रिक्वायरमेंट जो कंपनी की आर्मी की है वो डिक्लाइन हो गई। कैवलरी रिक्वायरमेंट यानी
घोड़ों से या तलवारों से जो युद्ध होता था वो युद्ध ख़त्म कर दिया गया। अब आर्मी की ट्रेनिंग होती थी मस्केट और मैच लॉक्स, यानी ये बंदूकें थी उस वक्त की ट्रेनिंग इससे की जाने लगी। और इसी समय जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी बर्मा में फाइट कर रही थी, अफगानिस्तान और इजिप्ट में, इन्होंने मस्केट और मैच लॉक का ही इस्तेमाल किया, यानी बंदूकों का इस्तेमाल किया। और ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो आधुनिक जो रिक्वायरमेंट्स था वॉरफेयर के लिए, युद्ध के लिए, उसमें वो लोग पारंगत हो रहे थे या उसको सीख रहे थे। और इस वजह से इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जो थी वो बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि वो लोग पैदल सैनिक थे जो हथियार बंदूकें चलाना जानते थे। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 19th सेंचुरी में, जिसमें सोल्जर्स को ड्रिल, डिसिप्लिन, ये सब सिखाया गया। डिसिप्लिन लाइफ कैसे जी जाती है, यानी जो हम आर्मी को अभी देखते हैं, परेड करना, पीटी करना, डिसिप्लिन में रहना, वो सब कुछ शुरू हुआ 19th सेंचुरी यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर के तहत शुरू हुआ। कुछ फॉलोज आए, क्योंकि कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स जो इंडिया में थी वो बहुत ज़्यादा था, यानी इंडियंस में जो हिंदू अपर कास्ट थे वो लोअर कास्ट के साथ नहीं रहना चाहते थे, या फिर जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन बाद में इसको प्रोफेशनल आर्मी की तरह लोगों ने ट्रीट करना शुरू किया, और प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए ये यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। एट लास्ट हम कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न ये है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़े भाग, टेरिटरीज़ के बहुत बड़े भाग को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। भारत में उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, अधीन कर लिया। और पॉलिटिकल डोमिनेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उन्होंने देश में कब्जा करना, देश में अलग अलग राज्यों को कब्जा उन्होंने करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ भारत का शोषण, भारत के राज्यों का या हर एक क्षेत्र में उन्होंने शोषण शुरू कर दिया। शोषण यानी लोगों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो राजा हो, इन सब का शोषण शुरू कर दिया गया। इन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है इसका जिक्र दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इसका जिक्र किया कि किस तरह इकोनॉमिकली भारत का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठा रहे हैं, यानी भारत से किस तरीके से जो हमारा ट्रेजर है या हमारा जो संपदा है या हमारी जो संपत्ति है उसको वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, ले जाकर अपने देश में जमा कर रहे हैं। हमारे देश में वो व्यापारी के रूप में आए थे, पैसा देकर व्यापार कर रहे थे। अब क्या है कि हमारे देश के लोगों से ही टैक्स कलेक्ट करते हैं और हमारे देश से फ्री में वो व्यापार कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, यानी पॉलिटिकली हम लोग एक नहीं थे और हम लोग अलग अलग थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसका फ़ायदा उठाते हुए कॉलोनियल रूल को कायम किया। भारत को उपनिवेशवाद में वो ले गए या भारत को उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनाई। तो चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इस चैप्टर के लिखकर और आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर मैं क्वेश्चन आंसर्स भेज दूँगी। ठीक है, ओके, बाय देन।